एक समय की बात है, एक गांव में एक मेहनती और गरीब लकड़हारा चमन लाल अपनी पत्नी रिया और अपने बेटे मोंटू के साथ रहता था। अजी सुनते हो, घर में राशन खत्म हो गया है। घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। हमारा बेटा भूख से तिलमिला रहा है। अगर आप उसके लिए कहीं से भी कैसे भी करके खाने को कुछ लेकर आइए। रिया, इतनी कड़कती गर्मी में कोई लकड़ियाँ खरीदने को तैयार नहीं है। अब मैं पैसे कैसे लाऊं जब तक लकड़ियाँ नहीं बिकेंगी? आप कुछ भी करिए। आप हमारे गांव के बनिए सुखीराम के पास जाइए और उससे उधारी में कुछ राशन ले आइए, जिससे मैं खाना बना सकूं। रिया, उस सुखीराम के हमें पहले से ही 3,500 रुपये देने हैं। वह और उधारी पर राशन नहीं देगा। आप सुखीराम के पास जाइए, उसके आगे हाथ जोड़िए, गिड़गिड़ाइए, लेकिन उससे राशन लेकर आइए। मेरा बेटा अब और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिया, मैं कल भी सुखीराम के पास उधारी पर राशन लेने गया था। उसने मुझे वहां से भगा दिया। अगर मैं अब फिर से गया तो वह मुझे कच्चा चबा जाएगा। जी, वह सब मुझे नहीं पता। आप बस कैसे भी करके उससे थोड़ा राशन ले आइए। मेरे बच्चे की भूख मुझसे अब और नहीं देखी जाती। ठीक है रिया, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर चमन लाल बनिए सुखीराम की राशन की दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ कदम जाने के बाद वह सुखीराम की दुकान पर पहुंच जाता है। सुखीराम भाई, भगवान के लिए मुझे कुछ राशन उधारी पर दे दो। मेरा बेटा बहुत भूखा है। चमनलाल, तू फिर आ गया। कल ही तुझे बोला था पहले के पैसे दे, उसके बाद ही राशन मिलेगा। चुपचाप चला जा यहाँ से। सुखीराम भाई, मेरी लकड़ियाँ बिकते ही मैं सबसे पहले आपके पैसे लौटाऊंगा। कृपया अभी मुझे आप कुछ राशन दे दीजिए। चमनलाल, तेरी सूखी और घटिया लकड़ियां कोई नहीं खरीदने वाला। पहले मुझे मेरे 3,500 रुपये दे, उसके बाद ही आगे राशन मिलेगा। सुखीराम भाई, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ। भगवान के लिए मुझे थोड़ा राशन दे दीजिए। मेरा बच्चा अब और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। चमनलाल, तुझे बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ चुकी है। जब तक पहले का हिसाब चुकता नहीं करेगा, 1 रुपए का राशन नहीं मिलेगा। अब चुपचाप निकल यहाँ से। चमन लाल के इतना मिन्नत करने के बाद भी सुखीराम उसे राशन नहीं देता। चमन लाल खाली हाथ ही घर जाने लगता। वह जैसे ही घर पहुंचता है, दरवाजे पर उसकी पत्नी रिया उसका इंतजार कर रही होती है। ये क्या जी, आपके हाथ तो खाली हैं। आप राशन नहीं लाए? रिया, मैंने बनिए सुखीराम के आगे बहुत हाथ जोड़े, लेकिन उसने राशन देने से मना कर दिया। उसने कहा कि पहले के पैसे दो, उसके बाद ही आगे राशन मिलेगा। आपका बेटा कब से पूछ रहा था, पिताजी कब आएंगे? मैंने कहा जल्दी आ जाएंगे, तेरे लिए राशन लेने गए हैं। आपकी राह देखते देखते वह भूखा ही सो गया। ये सुनकर चमन लाल अंदर ही अंदर टूट जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। आप एक काम करिए, आप हमारे गांव के सेठ बलदेव सिंह के पास जाइए। अब मैं अपने बच्चे की भूख सहन नहीं कर सकता। अब मैं अपना घर गिरवी रखकर बैंक से उधार पैसे लूंगा और सेठ बलदेव सिंह से अपनी पुश्तैनी जमीन लूंगा, जिस पर उसने बरसों से कब्जा किया है। जो आप खेत खरीदना चाहते हैं वो कभी हमारे ही हुआ करते थे। आपको क्यों लगता है कि वह सेठ बलदेव सिंह हमें वो खेत दे देगा? मुझे पता है वह बहुत लालची है। वह पैसे के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अगर मैं उसे पैसे दूंगा तो वह मुझे खेत जरूर दे देगा। वो सारी जमीन हमारे पिताजी की थी, जिस पर वह लालची सेठ बलदेव सिंह बहुत समय से कब्जा करके बैठा है। अब मैं क्या बताऊं रिया, मैंने उसी जमीन की वजह से अपना एक भाई और पिताजी खो दिए। मेरे जन्म के कुछ ही समय बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। पिताजी ने अकेले ही मुझे बड़ा किया, लेकिन गरीबी और कर्ज के बोझ ने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी। कर्ज चुकाने के लिए हमारी सारी खेती बाड़ी एक चालाक सेठ बलदेव सिंह के कब्जे में चली गई। एक दिन गांव के मुखिया ने आकर दुखद खबर दी कि पिताजी की मृत्यु पुराने सुनसान कुएं के पास रहस्यमय हालात में हो गई है। वो सुनसान कुआं क्या है जी? हमारे गांव के पास एक घना और सुनसान जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं मौजूद था, जिसके बारे में अजीब कहानियां मशहूर थीं।
रात के समय वहां से रहस्यमय आवाजें सुनाई देती थीं, इसलिए गांव वाले उस जगह के पास जाने से डरते थे। लोगों का मानना था कि जो भी उस कुएं के करीब जाता है वह किसी न किसी मुसीबत का शिकार हो जाता है। सरपंच ने बताया कि मेरे पिताजी की मौत भी उसी कुएं के पास हुई थी। उस समय मैं बहुत छोटा था, इसलिए मेरी ताई ने ही मुझे माँ की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे हैरानी होती है कि उस सरपंच और लालची सेठ बलदेव सिंह को आप पर जरा भी दया नहीं आई। आप तो बचपन से ही अकेले थे, फिर भी उन्होंने आपके लिए जीने का सहारा तक नहीं छोड़ा। वह बहुत लालची आदमी है। धीरे धीरे करके उसने गांव के कई लोगों की जमीनें अपने नाम कर ली हैं। अब उसकी ख्वाहिश है कि पूरा गांव उसके एहसानों का मोहताज बनकर उसके सामने झुकता रहे। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना घर गिरवी रखकर बैंक से कुछ पैसे लेता हूँ। उन पैसों से अपने पुरखों की जमीन का कम से कम एक हिस्सा तो वापस ले ही लूंगा। चमनलाल सेठ बलदेव सिंह के घर जाता है। आओ चमनलाल जी, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। लेकिन अगर लकड़ियों का सौदा करने आए हो तो शायद आज बात न बने, क्योंकि मेरे पास पहले से ही जरूरत भर का सामान पड़ा हुआ है। नहीं सेठ जी, मैं लकड़ियां बेचने नहीं आया, मैं अपनी पुरखों की जमीन वापस लेने आया हूँ। सोचा था कि अगर आप मान जाएं तो कम से कम एक खेत खरीद लूं। अच्छा, तो अब तुम जमीन खरीदने आए हो? क्या तुम्हारे पास इतनी दौलत आ गई है? सुनो, मैं कोई दान पुण्य नहीं करता। जमीन जरूर बेचूंगा, लेकिन एक एक पैसे का हिसाब लूंगा। मैं पैसे लेकर आया हूँ, आप देख लीजिए क्या इतने में हो जाएगा। तू खेत खरीदने आया है साले गरीब? यहां पर या घर का राशन, इतने में तुझे कहां से खेत दूं? लेकिन सेठ जी, मैंने तो हमेशा सुना है कि इस इलाके में एक खेत की कीमत इससे कहीं कम होती है। मैंने अपना घर गिरवी रखकर बैंक से पैसे उधार लिए हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि अपने पुरखों की जमीन का एक टुकड़ा वापस पा सकूं। मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी बात सुनकर। इतने पैसों में खेत मांग रहे हो? अपनी औकात के हिसाब से सपने देखो। अब बिना वक्त बर्बाद किए यहां से चले जाओ। सेठ जी, मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिए। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, बस एक मौका मांग रहा हूँ। जो पैसे मैं साथ लाया हूँ, आप उन्हें रख लीजिए और मुझे मेरा खेत वापस दे दीजिए। बाकी जो रकम बचेगी, मैं अपनी मेहनत और खेती की कमाई से धीरे धीरे चुका दूंगा। मुझ पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। मुझे कहानियां मत सुनाओ। तुम्हारे पिता भी वादे करते थे, लेकिन आखिर में जमीन मेरे नाम हो गई। मैं वादों पर नहीं, पैसों पर भरोसा करता हूं। पूरे पैसे लाओ, तभी खेत मिलेगा। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगा, दिन रात खेत में पसीना बहाऊंगा और फसल उगाकर आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। बस मुझे अपनी जमीन पर दोबारा काम करने का एक मौका दे दीजिए। अरे, तू कब से किसान बनने के सपने देखने लगा? तेरा काम तो जंगल से लकड़ियां काटना और उन्हें बेचकर पेट पालना है। जमीन और खेती की बातें तेरे बस की नहीं है। सेठ जी, अब लकड़ियों का काम पहले जैसा नहीं रहा। घर चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि मेरे परिवार के सामने भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। इसलिए मैं अपनी मेहनत खेती में लगाना चाहता हूँ। बस एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी किस्मत बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, जो पैसे लाया है वह मुझे दे दो, लेकिन ध्यान रहे, इतनी रकम से पूरा हिसाब नहीं चुकता। बाकी पैसा तुम पर उधार रहेगा और मैं अपना एक एक सिक्का वसूल करना जानता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। मैं आज से ही अपने खेत में मेहनत शुरू करूंगा और पूरी लगन से फसल उगाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है। अब ज्यादा बातें मत बनाओ और यहाँ से चलते बनो। मेरे पास तुम्हारी कहानियां सुनने का समय नहीं है। मुझे और भी बहुत से काम निपटाने हैं। चमनलाल खुशी खुशी घर पहुंचता है। रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं आप? क्या आपका काम बन गया? हाँ रिया, सेठ बलदेव सिंह मान गया। क्या आपने उन पैसों से खेत खरीद लिया? क्या वो पैसे पूरे थे? नहीं रिया, मेरे पास पूरी रकम नहीं थी, लेकिन बहुत मिन्नतें और विश्वास दिलाने के बाद सेठ मान गया। अब हम पर उसका कर्ज जरूर है, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं जी जान से मेहनत करके अच्छी फसल उगाऊंगा, कर्ज का एक एक पैसा चुका दूंगा
और एक दिन वह खेत पूरी तरह हमारा हो जाएगा। न जाने क्यों, पर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उस लालची सेठ ने इतनी आसानी से हाँ कर दी। ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। लगता है वह किसी बड़े फायदे की सोच में है। अरे रिया, हर बात में शक करना ठीक नहीं होता। सेठ को उसका पैसा मिल रहा है और मुझे अपना खेत। जब हिसाब साफ है तो फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है। ठीक है जी, मैं आपकी बात पर विश्वास कर लेती हूँ, पर मेरी चिंता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उस सेठ के बारे में सोचकर मन में अजीब सा डर बना रहता है। रिया, अब वक्त मेहनत करने का है। तुम घर संभालो और मैं खेत संभालता हूँ। इन बीजों के साथ मेरी उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। शायद यही हमारी जिंदगी बदल दें। चमन लाल खेत जाता है, मेहनत करने लगता है। अब दर पतवार तो मैंने हटा दी। अब इस खेत को अच्छे से जोड़ता हूँ, फिर इसमें बीज डाल देता हूँ। जितनी जल्दी हो सके फसल उग जाएगी। मेरे लिए तो उतना ही अच्छा है। मैं इस फसल की अच्छे से देख रेख करूंगा और सेठ के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। लगता है भगवान की भी यही मर्जी है, इसलिए तो मेरा काम इतनी जल्दी बन गया। अब जल्दी से खेत में मेहनत शुरू करता हूँ। अरे चमनलाल, तुम इस खेत में क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर आ जाओ। अगर सेठ और सरपंच ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वे बिना वजह बड़ा तमाशा खड़ा कर देंगे। अरे ताई, अब डरने की बात नहीं। मैंने ये खेत खरीद लिया है। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तूने खेत खरीद लिया? अरे ताई जी, बैंक से उधारी लिए थे, वहीं से खेत खरीद लिया, लेकिन वह पैसे पूरे नहीं थे, इसलिए अभी मुझ पर सेठ बलदेव सिंह का कर्ज अभी बाकी है। मैं बहुत जल्द उसे भी लौटा दूंगा, इसलिए तो खेत में जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। बेटा चमनलाल, यह सुनकर मेरा दिल घबरा रहा है। सालों पहले तुम्हारे पिता ने भी इसी आस में कर्ज लिया था कि मेहनत करके सब चुका देंगे, लेकिन कर्ज का बोझ उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। आज हमारी जमीन भी उसी वजह से दूसरों के कब्जे में है। इस गांव में जिसने भी सेठ और सरपंच से उधार लिया, वह ब्याज के जाल में ऐसा फंसा कि कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो सका। बेटा, तुमने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे सलाह क्यों नहीं ली? ताई, आप बेकार में इतनी चिंता कर रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं दिन रात मेहनत करके सेठ बलदेव सिंह का एक एक पैसा चुका दूंगा। सच कहूँ तो उन्होंने मेरे साथ बहुत शांति से बात की और बिना किसी झगड़े के खेत भी दे दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि समय आने पर कर्ज वापस कर देना। और ताई, आप और रिया हर बात में कोई ना कोई साजिश ढूंढने लगती हो। मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता के साथ जो हुआ उसमें सेठ या सरपंच का हाथ था। गांव के लोग भी तो सालों से उस भूतिया कुएं की कहानियां सुनाते आए हैं। आपको याद है ना, सरपंच का अपना बेटा भी उसी कुएं के पास गायब हो गया था और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। अगर सरपंच खुद दोषी होता तो क्या अपने ही बेटे को खो देता? मुझे लगता है कि उस कुएं के पीछे ही कोई राज छुपा है, ना कि सेठ और सरपंच के पीछे। बेटा चमनलाल, जितना सीधा और भला तू उन लोगों को समझ रहा है, बात उतनी आसान नहीं है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। खैर, फैसला तेरा है। मैं बस इतना कहूंगी कि हर कदम संभाल कर रखना। अब मैं चलती हूँ, तू अपने खेत का ध्यान रखना और मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। इतना कहकर उसकी सुनीता ताई चली जाती है। चमनलाल गेहूं के बीज डाल देता है। अब मैंने बीज तो डाल दिए हैं और मिट्टी अच्छे से मुलायम भी कर दी है। अब घर की तरफ चलता हूँ। मेरी फसल अच्छे से उग जाएगी और सब बढ़िया होगा। अरे चमनलाल, कहाँ जा रहा है झूमता हुआ? प्रणाम सरपंच जी, मैं अभी अपने खेत से ही लौट रहा हूँ। आज मैंने गेहूं के बीज बो दिए हैं। सोचा है कि इस बार पूरी मेहनत और लगन से खेती करूंगा ताकि अच्छी फसल हो और घर की हालत सुधर सके। खेत? कौन सा खेत चमनलाल? जहाँ तक मुझे याद है, तुम्हारे परिवार की सारी जमीन तो कब की हमारे और सेठ बलदेव सिंह के नाम हो चुकी है। फिर अचानक ये नया खेत कहाँ से आ गया? सरपंच जी, सेठ बलदेव सिंह ने मुझे एक खेत दे दिया है। कुछ पैसे मैंने दे दिए और बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। अब मेरी पूरी मेहनत उसी खेत पर लगेगी। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तूने खेत खरीद लिया? थोड़े समय पहले बैंक से उधारी लिए थे सरपंच जी, लेकिन वो पैसे पूरे नहीं थे। अब मुझे सेठ बलदेव सिंह का थोड़ा कर्ज चुकाना है, बस उसके बाद वो खेत मेरा हो जाएगा। ये बलदेव सिंह की बुद्धि घास चरने गई है क्या?
अगर गांव वाले अपनी जमीनें वापस पाने लगे तो हमारी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे तुरंत बलदेव सिंह से बात करनी होगी और पता लगाना होगा कि उसने ऐसा फैसला क्यों लिया। अरे सरपंच जी, क्या सोच रहे हैं? अरे नहीं, मुझे देर हो रही है। एक बहुत अहम काम अचानक याद आ गया। तू अपना काम कर, मैं अभी चलता हूँ। ठीक है सरपंच जी, मैं भी चलता हूँ। चमन लाल घर पहुंच जाता है और सरपंच सेठ बलदेव सिंह के घर जाता है। अरे बलदेव सिंह, तेरी बुद्धि ठिकाने पर है या नहीं? अचानक गांव वालों को जमीन वापस करने की बात कर रहा है। ये सब क्या नया तमाशा है? तेरी फितरत से तो ये बात बिल्कुल उलट लगती है। अरे मेरे जिगरी भाई, क्यों भेकी भेकी बातें कर रहा है? क्या हो गया? सेठ बलदेव सिंह, ये क्या किया तुमने? चमन लाल को बिना मुझे बताए उसका खेत वापस दे दिया। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? तुम्हारे इस कदम से गांव में हलचल मच सकती है, समझे तुम? अरे क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? मैं गांव वालों को उनकी जमीन बिना मतलब नहीं दे रहा हूं। तुम समझ रहे हो कि मैंने चमन लाल से जो पैसा लिया और उसका मन भी रख लिया, पर इतना सीधा सौदा यहां नहीं होता। मुझे लगता है तुम्हें पूरी बात समझ नहीं आ रही। क्या मतलब बलदेव सिंह? अरे उसका धन भी हमारा हो गया और थोड़े दिन में जमीन भी हमारी हो जाएगी। उस पर अभी भी मेरा कर्ज बहुत है। मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना खेत दे दूंगा। वो खेत तो हमारे पास ही वापस आने वाला है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास योजना है। फिर ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ। तुम पर यकीन है मुझे। रिया, आज मैं बीज बोकर खेत से लौट आया हूँ। दिल में एक अजीब सी खुशी है कि अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। अगर सब ठीक रहा तो जल्दी ही हरियाली लहराएगी और घर में खुशहाली आएगी। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस फसल की देखभाल करूंगा। देखना, एक दिन मैं एक अच्छा किसान बनकर साबित कर दूंगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अरे हाँ, किसान तो तुम बन ही जाओगे, लेकिन जो काम हम लोग पहले से करते आ रहे हैं उसे मत छोड़ो। सुनो, वो सुनीता ताई की पड़ोसन थोड़ी बीमार है, इसीलिए वह जंगल तक लकड़ी लेने नहीं जा पा रही। अगर हो सके तो थोड़ी सी लकड़ी काट कर ले आओ, उसकी मदद हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अभी निकलता हूँ जंगल की तरफ। रात होने से पहले लकड़ी ले आता हूँ। थोड़ी सी मेहनत से अगर कुछ कमाई भी हो जाए तो घर की जरूरत पूरी हो जाएगी। चमन लाल जंगल चला जाता है। जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ, दिल एक अजीब सा बोझ महसूस करता है। पिताजी की यादें हर कदम पर साथ चलती हैं, जैसे वह अब भी कहीं पास ही हों। लोग शायद उन कहानियों को भूल चुके हैं, पर मेरे लिए वह आज भी जिंदा है। ये वही रास्ता है जो उस पुराने कुएं तक जाता है, जहां से मेरी जिंदगी ने एक दर्द भरा मोड़ लिया था। कभी कभी लगता है काश वक्त वापस हो जाए और मैं उन्हें एक बार फिर से देख पाऊं। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं, इसलिए अब मुझे अपना काम पूरा करना होगा और आगे बढ़ना होगा। सुनीता ताई, मैं लकड़ी ले आया हूँ। सोचा है कि सीधा आपके घर रख देता हूँ ताकि आप खुद अपनी पड़ोसन को दे सको। इससे उनकी मदद भी हो जाएगी और काम भी आसान हो जाएगा। वैसे भी थोड़ी मेहनत से अगर किसी की तकलीफें कम हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर कुछ पैसा भी मिल जाए तो घर के काम में मदद हो जाएगी। अरे चमन लाल, अपने पैसे भी लेके जाओ, उसने पहले से मुझे देकर रखे थे। तुम्हारा भला होता ही, अब थोड़ा अनाज तो इसमें से भी आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, अब मैं घर की तरफ चलता हूँ। चमन लाल घर पहुंचता है। आओ जी, बैठ जाओ। आज तुमने पूरा दिन मेहनत की है, इसीलिए मैंने खाना पहले ही बनाकर रख दिया था। अब चुपचाप आराम से खा लो, तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी और मुझे भी सुकून मिलेगा कि तुमने कुछ खा लिया। वाह वाह, पत्नी हो तो ऐसी। लाओ रिया, बहुत भूख लगी है। आराम से खाओ जी। रिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। खेत मिल गया और मैंने फसल भी बो दी है। लगता है अब हमारे अच्छे दिन जल्दी ही आने वाले हैं।
सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, देखना। मैं पूरी मेहनत करूंगा और तुम्हें रानी की तरह खुश रखूंगा। ख्वाब अच्छा है, लेकिन कहीं टूट ना जाए। रिया, शुभ शुभ बोलो। ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मेहनत रंग लाएगी, फसल भी अच्छी होगी, कर्ज भी धीरे धीरे उतर जाएगा और हमारे दिन जरूर बदलेंगे। मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक सब ठीक ना हो जाए, मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। अब थोड़ा आराम भी कर लो। कुछ ही हफ्तों में खेत ने अपना रंग बदल दिया। जहाँ पहले मिट्टी थी, अब वहाँ लहराती हुई फसल थी। चमन लाल के सपने अब जमीन पर उतरने लगे थे। बलदेव सिंह, चमन लाल की फसल देखकर समझ जाओ, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर अभी हमने कदम नहीं उठाया तो ये गरीब किसान कल को हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा। इसीलिए अपनी योजना पर तुरंत काम शुरू करो और खेत वापस लेने का रास्ता साफ करो। सुनो गांव वालों, आंखें खोलकर सुनो। ये जो चमन लाल की तरक्की दिख रही है ना, ये सिर्फ एक छोटा सा धोखा हो सकता है। असली खेल अभी छुपा हुआ है। क्या हुआ सरपंच जी, सेठ जी? आप दोनों चमन लाल के घर के बाहर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अगर कोई बात है तो सीधे तरीके से बोलो। इस तरह गांव में हंगामा करने से क्या हासिल होगा? सुनीता, सच पूछो तो चमन लाल ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। ना इज्जत का ख्याल रखा, ना ही उसने बातचीत की। सीधे खेत में काम शुरू कर दिया और अब स्थिति ऐसी है कि वह हमारा कर्जदार भी है। सरपंच जी, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो? मैंने खेत के बदले पैसे दिए हैं और बाकी का कर्ज भी मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। मैंने कोई धोखा नहीं किया, ना ही किसी की इज्जत पर कब्जा किया है। मैं तो बस अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। चमन लाल, कितना झूठा इंसान है तू। तेरे पास कोई गवाही है क्या? तूने पैसे दिए थे या नहीं, याद कर। उस दिन तू मुझसे ही उधार पैसे लेकर गया था और अब तू इतना सारा कर्ज लेकर मेरे ही खेत पर फसल बो रहा है। वह खेत भी मेरा है और उस पर खड़ी फसल भी मेरी। तू गांव वालों के सामने झूठी कहानी बना रहा है कि तूने खेत खरीद लिया। सच तो ये है कि तू मुझसे पैसे उधार लेकर आया था जब तेरे घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं था। अब तुझे वह पैसे लौटाने होंगे, समझा? वह खेत पहले से ही मेरा है और तू बस झूठ के सहारे अपनी बात चला रहा है। सेठ जी, आप क्या कहानी बना रहे हो? मैंने आपसे कब पैसे लिए? मैं तो आपको खेत के पैसे देकर ही आया था और हमारी बात साफ हुई थी कि फसल उगने के बाद मैं बाकी का कर्ज भी चुका दूंगा। आप गांव वालों के सामने गलत बात मत रखिए। जो भी लेना देना है उसका हिसाब मेरे पास है और मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ। मैं कोई धोखा नहीं कर रहा, बस अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी संभाल रहा हूँ। सच को झूठ बनाकर पेश मत कीजिए सेठ जी। चमनलाल, बस बहुत हो गया। अब और कोई सफाई नहीं चलेगी। गांव वालों को गुमराह करना बंद करो और अपनी बात सबूत के साथ पेश करो। अगर तुम सच बोल रहे हो तो उसका सबूत लाओ, वरना कानून अपना काम करेगा। सरपंच जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को और मुसीबत में मत डालिए। हम गरीब हैं, पर मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। कर्ज भी चुका देंगे और आपकी हर शर्त भी मान लेंगे। लेकिन रिया, मैंने इनसे कोई उधार नहीं लिया था। खेत के पैसे जोड़ने के लिए मैंने बैंक से कर्ज लिया था और वही रकम सेठ को दी थी। हमारी बात साफ हुई थी कि बाकी हिसाब फसल कटने के बाद पूरा कर दूंगा। अब ये लोग अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान के लिए अभी आप चुप हो जाइए, मैं सब जानती हूँ। अच्छा, तो तुम अपने पति का बोझ उठाना चाहती हो? ठीक है रिया, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। जब तक पूरा हिसाब चुकता नहीं होता, तुम्हें हमारे दिए हुए काम करने होंगे। याद रखना, कर्ज का हिसाब पूरा होने से पहले तुम्हें चैन से बैठने का अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मेरे पति पर तुम कोई अत्याचार नहीं करोगे। देख लिया चमनलाल, कर्ज लेने का नतीजा, अब तेरी बीवी हमारी नौकरानी बनेगी। अपनी चाल चलकर सरपंच और सेठ वापस लौट गए। उनके कदम तो दूर चले गए, लेकिन उनकी बातें चमन लाल और रिया के दिल में गहरी चोट छोड़ गईं। आप अब चलिए घर, बहुत तमाशा हो गया। गांव वालों, तुम सब भी अपने अपने घर चले जाओ। रिया, आज मेरी वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। मैं सोच रहा था कि एक दिन तुम्हें हर खुशी दूंगा, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें दुख ही मिला। मुझे खुद पर बहुत अफसोस हो रहा है। शायद मैंने हालात को समझने में गलती कर दी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि सच सबके सामने लाकर रहूंगा और तुम्हारा झुका हुआ सर फिर से ऊंचा करूंगा। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि ये सरपंच और सेठ बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। हाँ बेटा, मैंने पहले ही तुझे समझाया था। आज देख लिया ना उनकी असलियत। उन्होंने वही पुराना खेल फिर से खेला है। सालों से गांव के गरीब लोगों को इसी तरह अपने जाल में फंसाते आए हैं।
तेरे साथ भी उन्होंने वही किया। तेरी मेहनत की कमाई भी ले ली, खेत पर भी कब्जा जताया और अब फसल पर भी अपना हक जता रहे हैं। इतना ही नहीं, उल्टा तुझे ही कर्जदार और झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, इन लोगों की बातों पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। ये हमेशा अपने फायदे के लिए सच को भी बदल देते हैं। हे भगवान, ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। आप चिंता मत कीजिए जी, और ना ही खुद को दोष दीजिए। जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम दोनों साथ हैं तो हर मुसीबत का सामना कर लेंगे। आज बुरा वक्त है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मैं कैसे देख सकता हूँ कि तुम दूसरों के घर जाकर इतनी तकलीफें उठाओ। मेरे रहते हुए तुम पर इतना बड़ा बोझ आ जाए, ये सोचकर ही मेरा दिल टूट जाता है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेले ये सब सहने नहीं दूंगा। मैं मजबूर हूँ। अब मुझे वह काम करना ही पड़ेगा, तभी हमारा कर्ज उतरेगा और वो लोग तुम्हारी जान बख्श देंगे। अगर बात मेरी वजह से रिया की जिंदगी बर्बाद होने की है, तो मुझे कोई बड़ा फैसला लेना होगा। आज रात मैं उस पुराने कुएं के पास जाऊंगा जहां पिताजी के साथ वह हादसा हुआ था। शायद वहां मुझे किसी सच का पता चले, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे रिया को इस मुसीबत से बचाया जा सके। मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा कि उस पर कोई आंच न आए। चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। रात हो जाती है। रिया के सो जाने के बाद चमन लाल कुएं के पास आता। जीते जी मैं पिताजी के साथ तो एक पल तक नहीं रह पाया, लेकिन हमारी मृत्यु एक ही जगह होगी। दोनों शायद मरने बाद साथ रहेंगे। रिया के पिताजी उसको संभाल ही लेंगे। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तब तक रिया सरपंच और सेठ बलदेव सिंह की नौकरानी रहेगी। लेकिन मेरे जाने से सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैं उस कुएं के पास पहुंच गया। हु कुएं, आज मुझे भी खा ले। मैं ये जीवन जीकर क्या ही करूंगा। गरीबी और कर्ज के बोझ से पहले हे मेरी सांसें रुक गई हैं। तेरा भोजन बन जाऊंगा तो अच्छा होगा, तेरा पेट भी भर जाएगा। कुएं, या मुझे कोई रास्ता दे। तुम्हें किसने कहा कि मैं इंसानों को खाता हूँ? तुम बोल भी लेते हो। हाँ, मैं बोलता भी हूँ। लेकिन मेरे सवालों का समाधान दो। पूरा गांव ये बात जानता है, तुम गांव के बहुत लोगों को कच्चा खा जाते हो। तुमने मेरे पिताजी को भी मार दिया और उन्हें कच्चा चबा गया। सरपंच के बेटे को भी मार दिया। आज मैं तुम्हारे पास अपनी मर्जी से आया हूँ, जो तुम्हारा मन वो करो। मैं किसी की जान नहीं लेता चमनलाल। ना मैंने कभी किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाया है और ना ही किसी को अपना शिकार बनाया है। मैं तो सालों से इस अंधेरे में कैद हूँ। चुपचाप इंतजार कर रहा हूँ कि कोई सच को पहचाने और मेरे साथ हुए अन्याय का पर्दाफाश करे। गांव वालों ने जो कहानियां सुनी हैं, वह पूरी सच्चाई नहीं है। असली दोषी कोई और है और उसके पाप का बोझ आज तक इस मिट्टी पर मंडरा रहा है। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब सच दुनिया के सामने आएगा और मुझे इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। तुम कौन हो? कोई भूत हो क्या? आज तक किसी ने मुझे देखा नहीं चमनलाल, इसीलिए हर किसी ने अपनी अपनी कहानी गढ़ ली। किसी ने मुझे श्राप कहा, किसी ने राक्षस और किसी ने मौत का सौदागर। लेकिन सच इन सब बातों से बहुत अलग है। आज पहली बार मेरा अपना बेटा मेरे सामने खड़ा है, इसीलिए आज पर्दे के पीछे छुपा सच भी तेरे सामने आएगा। देख मुझे ध्यान से और सुन मेरी वो कहानी जिसे सालों तक दबाकर रखा गया। जो सच मैं तुझे बताने वाला हूँ, उसे जानने के बाद तेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब वक्त आ गया है कि झूठ का अंधेरा खत्म हो और हकीकत दुनिया के सामने आए। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं पा रहा। और तुम तो एक साधारण परिंदे जैसे दिख रहे हो। आखिर तुम हो कौन? क्या तुम्हारे अंदर कोई आत्मा है, या फिर तुम किसी और रूप में मेरे सामने आए हो? और तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? मेरे पिताजी का जिक्र क्यों कर रहे हो? साफ साफ बताओ, तुम दोस्त हो या दुश्मन? आज मेरी उलझन और मत बढ़ाओ। जो भी सच है सीधे शब्दों में बता दो। हाँ बेटा चमनलाल, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो, लेकिन सच यही है। सालों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था जब मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा होगा और मैं उसे वो सच बता पाऊंगा जो दुनिया से छुपा दिया गया। जिस दिन मेरी मौत हुई थी, उस दिन जो कहानी गांव वालों को सुनाई गई थी, वह पूरी सच्चाई नहीं थी। कुछ लोगों ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए झूठ का ऐसा जाल बुना कि पूरा गांव उस पर विश्वास कर बैठा।
आज तुम यहाँ आए हो तो समझ लो कि समय आ गया है। मैं तुम्हें एक एक बात बताऊंगा, मेरी मौत का सच, इस कुएं का राज और उन लोगों की असलियत जिन्होंने हमारे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक परिंदे हो। बेटा चमनलाल, इतने सालों तक मैं इसी सच के बोझ के साथ जीता रहा। गांव वालों ने मुझे भूत समझा, लेकिन असल में मैं एक बेबस पिता था जो अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का गवाह बना हुआ था। सरपंच और सेठ ने सिर्फ मेरी जमीन ही नहीं छीनी, बल्कि मेरी पहचान भी छीन ली। मेरे मरने के बाद उन्होंने ऐसी कहानियां फैला दी कि कोई भी इस कुएं के पास आने की हिम्मत न करे। सच यहीं दबा रहे और उनके पाप कभी सामने न आए। मैं सालों से हर उस मुसाफिर को रोकने की कोशिश करता रहा जो इस रास्ते से गुजरता था। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन कोई मेरी बात सुनेगा, लेकिन लोग डर कर भाग जाते थे। आज पहली बार किसी ने मेरी आवाज सुनी है। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बेटा। अगर तू भी मेरी बात अनसुनी करके चला गया तो शायद ये सच हमेशा के लिए अंधेरे में दफन हो जाएगा। इसीलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ, मेरे लिए नहीं बल्कि उन सब गांव वालों के लिए लड़ जो आज भी इन जालिमों के डर में जी रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि दुनिया को पता चले कि असली राक्षस इस कुएं में नहीं बल्कि इंसानों के रूप में गांव के बीच घूम रहे हैं। पिताजी, आज मेरी आंखों से पर्दा उठ गया है। रिया और सुनीता ताई मुझे बार बार समझाती रहीं कि सेठ बलदेव सिंह और सरपंच की नीयत साफ नहीं है, लेकिन मैंने कभी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं उन्हें गांव के भले लोग समझता रहा और वे मेरे भरोसे का फायदा उठाते रहे। अब जब मैंने आपके मुंह से पूरा सच सुना है तो मेरा दिल गुस्से और पछतावे से भर गया है। जिन्होंने मेरे पिता को इंसाफ नहीं मिलने दिया, उन्हें अब अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। पिताजी, आप बस मुझे रास्ता दिखाइए। मैं डरने या पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, मैं सच को गांव वालों के सामने लाकर रहूंगा। आपने सालों तक अकेले ये दर्द सहा है, लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं। मैं आपका बेटा हूँ और जब तक सांस चल रही है मैं न्याय के लिए लड़ता रहूंगा। बताइए पिताजी, मुझे पहला कदम क्या उठाना होगा? बेटा चमनलाल, सालों से मैंने कुछ दौलत संभाल कर रखी है। इसका इस्तेमाल अपने लिए नहीं बल्कि सच को बाहर लाने के लिए करो। कल सुबह से गांव में ये बात फैला दो कि कुएं के पास एक अद्भुत शक्ति है जो ईमानदार और सच बोलने वालों को इनाम देती है। गांव वालों में धीरे धीरे चर्चा होने दो। जब लोग देखेंगे कि कुछ गरीब परिवारों की मदद हो रही है तो ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाएगी। और याद रखना, लालच से बड़ा जाल दुनिया में कोई नहीं होता। जिस दिन ये बात सेठ बलदेव सिंह और सरपंच के कानों तक पहुंचेगी, उस दिन उनका लालच उन्हें खुद इस कुएं तक ले आएगा। उन्हें लगेगा कि यहाँ कोई ऐसा खजाना छुपा है जिस पर सिर्फ उनका हक होना चाहिए। लेकिन बेटा, हमें गुस्से से नहीं समझदारी से काम लेना है। जब वे यहाँ आए तब पूरा गांव भी सच का गवाह होना चाहिए। इसलिए गांव वालों का भरोसा जीतना और उन्हें एकजुट करना बहुत जरूरी है। अब जाओ चमनलाल, खेल शुरू हो चुका है। सालों से छुपा हुआ सच अब ज्यादा दिन अंधेरे में नहीं रहने वाला। चमनलाल पूरे गांव में कुएं वाली बात फैला देता है। सरपंच और सेठ बलदेव सिंह को भी यह बात पता चल जाती है। बलदेव सिंह, हमें आज वह कुएं के पास जाना होगा। वहां से धन इकट्ठा करके लाना होगा। सुना है वहां सोने के भंडार हैं। बस सिर्फ कुएं के सवाल का जवाब ही तो देना है। क्या तुम्हें लगता है कि चमनलाल सच बोल रहा है? और क्या वो गरीब लकड़हारे के पास इतना सोना कैसे आया? वो सारे गांव में बांट रहा है। ठीक कहा तुमने। रात होते ही हम दोनों उस कुएं के पास चलेंगे। अगर वाकई वहां कोई रहस्यमयी ताकत या खजाना है तो उस पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। गांव वालों को एक सिक्का भी मिलने की जरूरत नहीं है। चमनलाल, तुम्हारी बात सफल हो गई।
रात होते ही सरपंच और सेठ बलदेव सिंह कुएं के पास जाने वाले हैं। तो फिर एक काम करते हैं ताई, हम पूरे गांव में खबर फैला देते हैं कि आज रात सब लोग कुएं के पास इकट्ठा हों। बहुत हो गया डर और अफवाहों का खेल। आज गांव वाले अपनी आंखों से सच देखेंगे और समझेंगे कि असल में कौन उनका भला चाहता है और कौन उन्हें सालों से गुमराह कर रहा है। जब से मुझे चमनलाल ने सब कुछ सच बताया है, तब से मेरी नफरत उन दोनों के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई है। कुएं, अपना सवाल पूछ और धनवान बना। हाँ, जरूर, लेकिन मेरी दौलत पाना इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें मेरे सवालों का सामना करना होगा। ध्यान रहे, हर जवाब तुम्हारे दिल की सच्चाई को परखेगा। और याद रखना, जो लालच में अंधा हो जाता है वह अक्सर अपने ही जाल में फंस जाता है। इसीलिए सोच समझकर जवाब देना। अगर तुम सच और ईमानदारी की राह पर हुए तो इनाम मिलेगा, लेकिन अगर झूठ और स्वार्थ को चुना तो तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। तो बताओ, क्या तुम मेरे पहले सवाल के लिए तैयार हो? हाँ, पूछो पूछो, झूठ क्यों कहेंगे? तुम तो हमें धन देने वाले हो। सालों पहले तुमने एक लकड़हारे को मारकर यहाँ फेंका था। अरे तुमसे क्या छुपाना, ये बात सच है कि हमें उसकी जमीन चाहिए थी, इसीलिए हमने साजिश रची, उसे फंसाया, उसे मार के इस कुएं में फेंक दिया। हम तो बस जमीन लेना चाहते थे, वो सीधे तरीके से नहीं दे रहा था। इसमें हमारी क्या गलती? सुन लो गांव वालों, आज सच खुद इनके मुंह से बाहर आ गया है। जिनके सामने तुम सालों से सिर झुकाते आए, वही लोग अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं। इन्होंने लालच में इंसानियत तक भुला दी और अपने स्वार्थ के लिए ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने राज छुपाने के लिए इन्होंने हर हद पार कर दी। सालों तक झूठ और डर का सहारा लेकर पूरे गांव को गुमराह किया गया। जिस कुएं को तुम लोग श्रापित समझते रहे, उसके पीछे की कहानी कुछ और ही निकली। आज सच सबके सामने खड़ा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है गांव वालों। क्या तुम झूठ और जुल्म का साथ दोगे या फिर सच और न्याय के साथ खड़े होगे? गांव वालों, ध्यान से सुनो, इस कुएं में कोई भूत नहीं रहता। सालों पहले मेरे साथ धोखा हुआ था और सच को छुपाने के लिए झूठी कहानियां फैला दी गई। डर का ऐसा माहौल बना दिया गया कि कोई भी हकीकत जानने की हिम्मत न कर सके। इन लोगों ने सिर्फ मेरे परिवार के साथ ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के साथ अन्याय किया। झूठे कर्ज, झूठे वादे और चालाकी के सहारे लोगों की मेहनत और जमीन पर कब्जा किया गया। आज उनके झूठ का पर्दा उठ चुका है, लेकिन याद रखो, न्याय गुस्से से नहीं मिलता। आज सच तुम्हारे सामने है। अब गांव वालों को मिलकर फैसला करना होगा कि अन्याय करने वालों को उनके कर्मों का हिसाब कैसे दिया जाए और हर पीड़ित को उसका हक कैसे वापस मिले। मुझे बदला नहीं, इंसाफ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद इस गांव में कोई भी लालच और धोखे का शिकार न बने। सच की जीत हो और जुल्म का अंत हो। हम सब गांव वालों का यही फैसला है, इन दोनों दरिंदों को इसी कुएं में फेंक दिया जाए। आज मेरे पिताजी को मुक्ति मिलेगी और सभी गांव वालों को भी। इन जैस दुष्ट लोगों तुम जैसों को मारकर हमें पाप भी न लगेगा कभी। अगर तुमने यही फैसला किया है तो तुम सब अपने इनके गंदे खून से हाथ मत रंगो। ये कम मैं ही कर दूंगा और मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं सभी गांव वालों को धनवान बनाना चाहता। कुएं के आसपास तुम खोदोगे, उतना ही तुम लोगों को भर भर कर धन मिलेगा। तुम सब धनी हो जाओगे एक बात। और मेरे बेटे और मेरी बहू और पोते का ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। अगली सुबह गांव वाले कुएं के आसपास खोदते उन्हें धन मिलता है। गांव वाले अमीर हो जाते हैं
चमन लाल को गांव का सरपंच बना देते हैं। गांव में चमन लाल पिताजी की एक बड़ी मूर्ति लगवाई जाती है। सब उसकी पूजा करते हैं। चमन लाल अपने पिताजी का बदला दिलवाकर उन्हें मुक्ति दिलवाता है और सेठ और सरपंच जैसे लालचियों से सबको बचाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात, हाँ, एक न एक दिन सब इसके जाल में अपना सब कुछ खो ही देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो इस कहानी को अपना प्यार देने के लिए लाइक करें और ऐसी ही सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल ड्रीम टेल्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई कहानी के